ठीक है, आज हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस वर्सेस प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हमें इनको पढ़ने से पहले हमें बेसिक एनाटॉमी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एनाटॉमी में क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे लीवर है। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे लीवर है। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि लीवर है, तो यहाँ पे ये जो डक्ट्स हैं इनको हम जैसे मान लीजिए हम इसको बोल सकते हैं राइट हिपेटिक डक्ट, लीवर के अंदर है, राइट साइड पे है। इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, कि लेफ्ट साइड पे है, लीवर पे है। तो राइट हिपेटिक डक्ट हो गई, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो दोनों डक्ट हैं ये यहाँ पे मान लीजिए बाहर आ गई। ठीक है, तो ये इन जैसे कि नीचे आई ये यहाँ पे एक डक्ट बनती है, उसको बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, तो एक तरफ क्या बना राइट हिपेटिक डक्ट, एक तरफ क्या बनी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और इनने किसको जन्म दिया, मान लीजिए कॉमन हिपेटिक डक्ट को। ठीक है, अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट जो थी ये नीचे आती रही, तो यहाँ तक मान लीजिए आ गई। ठीक है, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे मान लीजिए ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। अब ये गॉल ब्लैडर एक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलती है जो इसको सप्लाई देती है। ठीक है, तो इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाली डक्ट का नाम क्या है। अगर हमसे कोई पूछेगा ऐसे एरो बना के मार्किंग दे देगा, ऐसे बोलेगा ए, इसका नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए इसको अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो एक तो ये नाम याद रख लो, सिस्टिक डक्ट, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मिला, इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे डक्ट आ रही, इस डक्ट को अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक एनाटॉमी क्लियर हो गई। लीवर है साहब, एक तरफ राइट साइड, एक तरफ लेफ्ट साइड, दोनों का कॉमन हिस्सा कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपेटिक डक्ट के बाद क्या हुआ, इधर से गॉल ब्लैडर आया, इधर से सिस्टिक डक्ट आई, ये दोनों का मिलन हुआ, इसको बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट इधर से आ रही है। ठीक है, आ रही है, मान लीजिए ये आ रही है, इधर ऐसे जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे पेनक्रियाज है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेनक्रियाज है, ये एक ऑर्गन है पेनक्रियाज। तो यहाँ पे अगर पेनक्रियाज है तो यहाँ पे क्या है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। मान लीजिए ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। अब इधर से कॉमन बाइल डक्ट आई, इधर से पेनक्रियाटिक डक्ट आई, तो ये दोनों का यहाँ पे मान लीजिए मिलन हो गया। ये वाला पॉइंट जो था ये मिलन वाला पॉइंट था, किसका, इधर से पेनक्रियाटिक डक्ट है, इधर से कॉमन बाइल डक्ट है। यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन एम्प्यूला ऑफ वेटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। इस वाले पॉइंट को वो मार्किंग करके दे देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, इधर से एक तो हिपेटो आ रहा है, इधर से पेनक्रियाटिक आ रहा है ना, तो हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला, तो ये वाले पार्ट को मार्किंग करके दे देते हैं। जैसे बोल दिया सी, ये वाला एक मार्किंग दे दिया, पूछा है इसको क्या बोलते हैं, तो आपको एटलीस्ट नाम आना चाहिए कि इसको एम्प्यूला ऑफ वेटर बोलते हैं, जहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट और इधर से कॉमन बाइल डक्ट आके मिले। ठीक है, अब अगर ये आई है यहाँ पे दोनों मिल गई, तो इनका कहीं तो ओपनिंग भी होगा ना, कहीं तो ये ड्रेन करेगी ना दोनों मिलके। तो जो एम्प्यूली ऑफ वेटर होता है, ये जो एम्प्यूली ऑफ वेटर होता है, ये कहाँ पे ड्रेन करता है, सवाल ये आता है कि ये कहाँ पे ड्रेन करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये ड्यूडनम है, ये मान लीजिए ड्यूडनम है। ठीक है, ये ड्यूडनम है, तो ये एम्प्यूली ऑफ वेटर जो होता है ये यहाँ पे ड्रेन करता है। कहाँ पे, इस पार्ट को बोलते हैं मेजर ड्यूडनल पेपिले, मेजर ड्यूडनल पेपिले। एक और एमसीक्यू तैयार हो गया। एक तो हो गया एम्प्यूली ऑफ वेटर, किस पार्ट को बोलते हैं, जहां पे कॉमन बाइल डक्ट मिल रही है इधर से, एक तरफ से पेनक्रियाटिक डक्ट मिल रही है। अगर एम्प्यूली ऑफ वेटर अब कहां पे ड्रेन होता है, तो उसके बारे में हमको जानकारी हो गई कि इसको अपन मेजर ड्यूडनल पेपिली बोलते हैं। अब मेजर ड्यूडनल पेपिली तो आपने बोल दिया, बट ये कौन से पार्ट ऑफ ड्यूडनम पे, तो आपको अगर मान लीजिए मैं इसको इस क्वेश्चन को ऐसे बना देता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब मुझे आप बता सकते हो कि जैसे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया था सी, मुझे सी का आंसर दो। ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया ए सुपीरियर दे दिया, मान लीजिए बी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया हॉरिजॉन्टल ऑप्शन दे दिया, सी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया असेंडिंग दे दिया, एक सुपीरियर दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल दे दिया, एक आपके सामने मैंने कौन सा ऑप्शन रखा,
असेंडिंग रख दिया, और एक मैंने ऑप्शन डिसेंडिंग दे दिया। अब अगर किसी ने एनाटॉमी पढ़ी तो उसको ये तो पता है कि चारों पार्ट ड्यूडेनम के हैं, ये पता है, पर वो कंफ्यूज हो गया कि ए कौन सा था, बी कौन सा था, सी कौन सा था, डी कौन सा था। तो आपको पहले तो चारों पार्टों के नाम याद रखना है कि हाँ ये नाम के तो होते हैं, सुपीरियर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, पर कौन सा कहाँ होता है। तो जो ए है यहाँ पे, जो ए पार्ट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसका नाम भी वही है जो ए है। तो ए पे अगर मार्किंग आ गई एग्जाम में तो क्या आंसर दोगे, सिंपल तरीके से दे देना, हाँ सर ये सुपीरियर पार्ट है, सिंपल भाषा का सिंपल जवाब। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन तैयार रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, मार्किंग पूछ ली ए। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का क्या आंसर दोगे, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ही मेन जो है वो मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई है, ठीक है। तो हमको एक तो सेकेंड पार्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो है उसका क्या है, ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई है ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को अपन क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट। क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है। अब अपन तीसरे की तरफ आए तो थर्ड पार्ट का एक तो नाम याद रखना है साहब। तो थर्ड पार्ट का नाम क्या याद रखोगे, थर्ड पार्ट का नाम क्या याद रखोगे, आपको नाम याद रखना है डिसेंडिंग पार्ट। क्या याद रखना है, डिसेंडिंग पार्ट। और फोर्थ पार्ट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको नाम याद रखना है असेंडिंग पार्ट। तो ये 4 पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम क्लियर होने चाहिए, नाम याद रख लो। एटलीस्ट सुपीरियर पार्ट ए मार्किंग करके दे दी तो सुपीरियर पार्ट का जवाब आना चाहिए, अगर बी मार्किंग करके दे दी तो आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट आना चाहिए, अगर सी मार्किंग करके दे दी जो थर्ड पार्ट है तो डिसेंडिंग पार्ट नाम याद आना चाहिए, और डी दे दिया तो असेंडिंग आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, जहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट और जहां पे कॉमन बाइल डक्ट दोनों का मिलन हो रहा है उस जगह को एम्प्यूला ऑफ वेटर बोलते हैं। एम्प्यूला ऑफ वेटर कहां खुलता है, तो ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में, मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई में, जिसका नाम हॉरिजॉन्टल पार्ट है। ये पार्ट हमको क्लियर होना चाहिए। अगर ये वाला डाटा हमको आता है तो फिर हमारे लिए ये पार्ट बहुत सिंपल हो जाते हैं। अब हम एक बीमारी पढ़ते हैं, देखो हम इसमें उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। उतना नहीं पढ़ना है कि जिससे मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगी चीजें तो वही कहानी हो जाएगी। तो उतना पढ़ना है जिससे हम क्वेश्चन बना सके। तो हम इसको वर्सेस में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो एक तरफ अपन लिखेंगे पहले प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, आजकल इसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी बोलते हैं। अपन पहले पुराने नाम से याद करेंगे, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। और एक तरफ अपन वीएस करके लिखेंगे प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ पार्ट आपको याद है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको इसमें क्या याद रखना है कि जो हमको बिल्कुल भूलना नहीं है और हमको जो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आप एक तो एंटीबॉडी मत भूलो। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे मेन तो वो है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का इसमें अपने आप महत्व है। अगर आपसे कोई पूछता है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस नाम की बीमारी में कौन सी एंटीबॉडी का लेना देना है, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। सबसे पहले याद रखो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ये भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मान लीजिए आप दोनों ऑटो इम्यून है, पर एंटीबॉडी मत भूलना। एंटीबॉडी का सबसे बड़ा खेल है और उस एंटीबॉडी का नाम है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, इसको 3 बार साथ में बोलो, सिर्फ नोट्स मत बनाओ, याद करते चलो। 30 मिनट पढ़ रहे हो तो उसको याद कर लो कि बाद में इसको पढ़ना नहीं पड़े। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, देखो नाम में बिलियरी है, हमारे मेडिकल में बीएमओ नाम के ऑफिसर्स होते हैं, बीएमओ होते हैं। तो बिलियरी एम माइटो, तो माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। सबसे पहले तो एंटीबॉडी एटलीस्ट याद रखो। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस पे क्वेश्चन आता है, तो भी आपको 2 एंटीबॉडी के नाम याद रखना। सबको ये जानकारी है कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएशन होता है इन 50% केसेस। 50% केसेस में अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ इसका एसोसिएशन होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो भी एंटीबॉडी का नाम पियान का है, पियान का। और अगर ऐसे कहोगे तो 65% में पियान का एंटीबॉडी का लेना देना है। तो पहले तो 2 सवाल याद कर लो। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस पर सवाल आया तो हमारा आंसर हमको याद रखना है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। एग्जामिनर कितना भी घुमाए हमें बीएमओ नाम का निमोनिक याद रखना है। बीएमओ
बी फॉर बिलियरी, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है तो हमको सिंपल याद रखना है पी आन का। क्या याद रखना है? पी आन का। ठीक है, पी आन का, पी आन का, पी आन का में याद पी के स्कॉच ऐसे करके याद रख लो, पी के स्कॉच, पी के स्कॉच। तो पी आन का, पीए का स्कॉच, पीए का स्कॉच, तो ऐसे करके इसका नाम याद रख लो। ठीक है, तो ये दो एंटीबॉडी तो भूलना ही नहीं है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको इसमें याद रखना है। अब मान लीजिए उसके बाद क्या होता है, देखो दूसरे अगर आप पार्ट पे आते हो तो दूसरा पार्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत से बहुत क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत बार जो क्वेश्चन आता है वो आपके पैथोलॉजी वाले पार्ट पे आता है, पैथोलॉजी वाले पार्ट पे आता है। ठीक है, तो पैथोलॉजी में अगर प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है तो उसका आप गूगल पे जब भी ये पढ़ोगे, ये तो सबको याद रहता है, फ्लोरिड डक्ट लीजन, फ्लोरिड डक्ट लीजन। अब सवाल क्या है फ्लोरिड डक्ट लीजन? कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि जब ये एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी बनती है शरीर में तो ये इन्फ्लामेशन करती है पोर्टल पार्ट को। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन करती है और जो कोलेंजोसाइट सेल्स होती है उसको भी डैमेज करती है। ठीक है, तो लाइनिंग ऑफ स्मॉल और मीडियम बाइल डक्ट को भी खराब करती है। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट हो रहा है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में जो दिक्कत होती है, फ्लोरिड डक्ट लीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसका मेन लेना देना इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट से है ना। तो ये एक तो सवाल एक और क्लियर हो गया कि ज्यादा लेना देना इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट से है, तो आपको जवाब आना चाहिए प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस से, जिसमें इंट्राहिपेटिक डक्ट में फिब्रोसिस देखने को मिलती है ना। इंट्राहिपेटिक जो बाइल डक्ट होती है ना अंदर की तरफ, इंट्राहिपेटिक बाइल, उसमें फिब्रोसिस देखने को मिलती है प्राइमरी बिलियरिसिस में। पर स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप देखो स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में क्या हो रहा है, दोनों का डैमेज होता है, मतलब इंट्राहिपेटिक डक्ट में भी डैमेज देखने को मिलता है एंड एक्स्ट्राहिपेटिक डक्ट में भी देखने को मिलता है। अब सवाल आया कि साहब इंट्राहिपेटिक डक्ट क्या है, एक्स्ट्राहिपेटिक डक्ट क्या है? कुछ नहीं, जो लीवर के अंदर है, मतलब आप इसमें देखो ये जो लीवर के अंदर है राइट हिपेटिक लेफ्ट हिपेटिक, इसको आप इंट्राहिपेटिक बोल दो, और इसके बाद की जो कहानियां हैं आप इसको एक्स्ट्राहिपेटिक बोल दो। सिंपल। तो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में दोनों का लेना देना है, इसमें इसका लेना देना है। ठीक है, अब इसमें वही होता है फ्लोरिड डक्ट लीजन। इसका आप एक बार इमेज देख लो, गूगल पे इसका इमेज देख लेना कि इसका फोटो कैसे होता है। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जामिनर फोटो दे देगा, फोटो देगा और पूछेगा क्या है। अब वहां पे ये दोनों ऑप्शन में ही बच्चे कंफ्यूज होंगे, बाकी तो सारे बना लेंगे, ए और बी में सोच रहे कौन सा है। तो अपने को फोटो देखना है, फ्लोरिड डक्ट लीजन याद रखना है, किसका है, तो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस का। इसमें क्या होता है, तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाता है, लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल वहां पे इकट्ठी होती है और वो डैमेज करती है। ठीक है, अगर आपसे प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस पे पूछेगा, उसकी पैथोलॉजी पूछेगा, तो सबको पता है ओनियन स्किन का लेना देना होता है, ओनियन स्किन फिब्रोसिस करके बोलते हैं, तो ओनियन स्किन के बारे में याद रख लेना, ओनियन स्किन फिब्रोसिस के बारे में याद रख लेना। तो अगर ओनियन स्किन टाइप का कोई इमेज दिख रहा है तो आपका आंसर जाएगा प्राइमरी स्क्लेरोसिस की तरफ। ठीक है, और अगर आपको फ्लोरिड डक्ट लीजन जा रहा है तो आपका आंसर जाएगा इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट आपको एक तो क्लियर रखना है जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब दूसरा सवाल, अब इसमें क्या होता है कि देखो इसमें मेन यही होता है कि जब ये बाइल डक्ट डैमेज हो जाती है, जब इंट्राहिपेटिक, मेन इसमें इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट में डैमेज होता है प्राइमरी बिलियरिसिस कोलेंजाइटिस में, तो क्या होता है इसमें कोलिस्टेसिस हो जाता है, कोलिस्टेसिस। अच्छा, अब बताओ कोलिस्टेसिस का मतलब क्या, कोली मतलब बाइल, स्टेसिस मतलब रुक गया, तो बाइल रुक गया, बाइल मान लीजिए रुक गया तो कोलिस्टेसिस हो गया, है ना। तो कोलिस्टेसिस का मतलब वही कहानी होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे फीचर देखने को मिलेंगे पेशेंट में। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर हमारे पास एक और सवाल आया, हमेशा तीन बातें और याद रखना। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर है तो इस पेशेंट का अगर आपने एलएफटी करवाया तो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, हम एलएफटी करवाते हैं तो हम क्या करवाते हैं, हम एसजीपीटी देखते हैं पेशेंट का, है ना, हम एसजीओटी देखते हैं। अब एक और बात यहां से एक बेसिक क्लियर कर लो, ये जो ओटी है ना, एसजीओटी जो है, ठीक है,
SgOT में O है, अल्कोहल, अल्कोहल, तो अल्कोहल के केस में SgOT बढ़ता है, इसका मतलब AST के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। SgPT अगर है, SgPT है तो इसका मतलब ALT हो गया। तो ये जनरली हिपेटाइटिक जो केसेस होते हैं उनमें ज्यादा इसकी बढ़ोतरी होती है। पर अभी अपन किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी अपना फोकस सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही पे है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट इस पेशेंट में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बट SgPT, SgOT कब मिलता है बढ़ा हुआ, जब कोई अल्कोहल वाला केस होता है, दारू वगैरह जो पीते लोग ज्यादा, उनमें AST का लेवल ज्यादा रहता है। हिपेटाइटिक केस है तो ALT का याद रहता है। याद कैसे रखोगे, O, इसमें O है, O का मतलब अल्कोहल, AST, ठीक है। PL, मैं इसको याद करता हूं PL से, तो P है पायरुवेट है तो PL है ना, PL, पल, पल कहते हैं ना, हर पल दिल पल, तो PL ऐसे करके याद रख लो। SgPT, ALT ये जनरली हिपेटिक कॉज अगर है, हिपेटाइटिस वगैरह में